पिता के मरने के बाद बेटियों ने अपनी माँ को पराया कर दिया, तब बहू ने अपनी सास को संभाला। यह कहानी श्रीवास्तव अंकल जी मतलब हमारे पड़ोसी के परिवार की है। वे सबकी मदद करते थे, बड़े ही भले इंसान थे और उनसे हमारे पारिवारिक संबंध थे। उनके तीनों बेटे दूसरे शहरों में नौकरी करते थे। तीनों ब्याहिता बेटियों में मंझली और छोटी यहीं मुजफ्फरपुर में रहती थी। कुछ 2 से 3 दिनों से बीमार थे तो सिंधु जी मतलब उनकी पत्नी ने बेटों को खबर कर दी। बड़ा बेटा विनय और उसकी पत्नी सिया तुरंत फ्लाइट पकड़कर अपने बच्चों के साथ आ गए थे और उनकी सेवा में लग गए थे। मंझले और छोटे ने कहा, अभी तो भैया आ गए हैं, हम लोग 1-2 दिन में छुट्टी लेकर पहुंच जाएंगे। बड़ी बहू सिया यथा नाम तथा गुण बहुत ही शांत और हंसमुख स्वभाव की थी, किंतु उसी को हमेशा सास व ननद के ताने सुनने पड़ते थे, क्योंकि वो बिना दहेज के इस घर में आई थी। मंझली और छोटी ठप्पे से रहती थी, भारी दहेज जो लाई थी, इसलिए उन्हें कोई कुछ नहीं कहता था। सिया वैसे तो वह नौकरी करती थी, लेकिन मौके बेमौके जैसे ही कोई काम पड़ता, पर्व त्योहार या सास ससुर बीमार होते तो उसी को बुलाया जाता था। इसका कारण यह था कि वह मन लगाकर सेवा करती और कभी पलटकर सास को जवाब नहीं देती थी। विनय ने कह रखा था, सिया अगर कोई शिकायत हो मुझसे कहना, माँ पिताजी या परिवार में किसी को उल्टा जवाब मत देना, ना ही किसी का दिल दुखाना। इसलिए सिया कभी भी शिकायत नहीं करती थी। और भी 2 बहुएं हैं और उन्हें कोई नहीं बुलाते, बल्कि जैसे तैसे दफ्तर से छुट्टी लेकर पहुंच जाती थी। पिछले 8 बरस से यही सिलसिला चल रहा था। इसी कारण अब सिंधु जी का मन उसकी तरफ से साफ हो गया था और वे उसे सुख दुख साझा कर लेती थी और प्रेम से बात करती थी। किंतु जब कभी परिवार इकट्ठा होता और विशेषकर बेटियां आ जाती तो वही पुरानी खूंखार सास बन जाती थी। बहरहाल श्रीवास्तव जी अस्पताल में भर्ती थे। रात को अचानक तबीयत बिगड़ गई और डॉक्टर्स ने बताया कि वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। विनय फ़ोन करके दोस्तों और रिश्तेदारों को खबर दे रहा था। सिया अपनी सास के पास ही बैठी सांत्वना दे रही थी। बड़ी बेटी दूसरे शहर में थी, वह आ गई। कुछ घंटों बाद मंझली और छोटी भी पहुंच गईं। मंझले और छोटे बेटे बहू भी आ गए थे। कहने को तो श्रीवास्तव अंकल अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड़ गए थे, लेकिन सिंधु आंटी अपने आप को नितांत अकेला और असहाय महसूस कर रही थी। अभी रिश्तों की असलियत और समाज की सच्चाई से उनका सामना होना बाकी था। पंडित जी आ चुके थे, अंतिम यात्रा की सारी तैयारियां पूर्ण हो गई थी और सिंधु जी अपने पति के पार्थिव देह के पास बैठी हुई करुण विलाप कर रही थी। सिया के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो अपनी सास के पास बैठी रो रही थी। सिंधु जी की बड़ी बेटी दहाड़े मार कर रो रही थी। मंझली बेटी, छोटी बेटी और मंझली बहू औपचारिकता करते हुए नजर आई। छोटी बहू जो 2 महीने पेट से, वो एक तरफ सोफे पर निर्विकार रूप से बैठी हुई थी। उसकी आंखों में एक आंसू भी नहीं था। उसके हाव भाव से लग रहा था कि वह इंतजार कर रही थी कि कब ये सब रस्में खत्म हों और वह अपने मायके जाए। पार्थिव देह को शमशान ले जाया जा चुका था। अब बारी थी घर को साफ करने और ऐसे मौके पर किए जाने वाले रीति रिवाजों की। सिया की मौसी सास के निर्देश पर सिया सभी काम कर रही थी। सिंधु जी का सिंदूर पहुंचा गया। अब नावन नई की पत्नी ने सिंधु जी को नहलाया। नावन ने कहा, जाइए अब साड़ी पहन लीजिए। सिया ने अलमारी से एक साड़ी निकालकर सास को दे दी। तब तक उनकी बड़ी बेटी आ गई और बोली, भाभी ये क्या, ये तो कत्थई रंग की है, कोई सफ़ेद या हल्के रंग की साड़ी दो। वैसे सच तो यह है कि सफ़ेद साड़ी तो बिरले ही कोई ब्याहता रखती होगी अलमारी में। लोग क्या कहेंगे, पापा को गए अभी 1 दिन भी नहीं हुआ और मम्मी रंग बिरंगे कपड़े पहन रही हैं। सिया को बहुत गुस्सा आया। मन किया कि वह कह दे, यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है जो सफ़ेद कड़क कलफ लगी साड़ी पहनकर रोने के पूर्व तैयारी है, पर कुछ बोली नहीं। एक हल्के रंग की साड़ी सास को पहना दी। अब छोटी ननद उनके पास आई और बोली,
भाभी अपने सलवार सूट दे दो, मैं कपड़े नहीं लाई, नहा कर घर जाना है। वो धीरे से बोली, क्यों? तब ननद ने जवाब दिया, आप सब लोग तो हो यहाँ, मैं अब तीसरे के दिन आऊँगी, वैसे भी अभी यहाँ मेरा कोई काम तो है नहीं। इतने में बड़ी ननद आकर बोली, ठीक है माही। बड़ी ननद की 17 साल की बेटी थी। बड़ी ननद ने कहा, उसको भी लेते जाना, आराम कर लेगी वहाँ। सिया हैरान थी कि अभी पिता को गुजरे हुए एक दिन भी नहीं हुआ और बेटियां कैसे बातें कर रही हैं। दोपहर तक मंझली बेटी भी चली गई। शाम होते होते छोटी बहू की माँ ने सिया की सास को बताया कि मैं अपनी बेटी को ले जा रही हूँ। यहाँ गर्मी के माहौल में बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। ब्रह्म भोज के दिन इसे लेकर आऊँगी। बेचारी सिंधु जी क्या कहती, उन्हें तो अपने ही होश नहीं था। विनय ने पिता को दाग दिया था, इसलिए 13 दिन तक उसको पिता के कमरे में ही रहना था और सारे कर्मकांड करने थे। रोज जो मृतक के लिए पिंड देने को भोजन बनाना था, वह रिवाज के अनुसार चूल्हे पर बनाना होता है। सिया ने अपनी जिंदगी में कभी चूल्हा देखा भी नहीं था, लेकिन आजकल रोज उसी पर जैसे तैसे खाना बना रही थी, क्योंकि रिवाज है। दोनों पति पत्नी तन मन धन से सारे रस्म रिवाज कर रहे थे। सिंधु जी सब देख रही थी कि विनय और सिया कितने जतन से काम कर रहे हैं। मंझली बहू अपनी मौसी सास, बड़ी ननद और नानी सास के साथ सिंधु जी के बगल में बैठी रहती और सिया काम में लगी रहती। उसके सर पर तो जैसे पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई थी। पता नहीं कैसे वह रोज 20 से 25 लोगों का बिना तड़के तेल मसाला का सादा खाना, चाय पानी सब अकेले कर लेती थी। उसे भी खुद पर आश्चर्य होता था, लेकिन उसे दुख इस बात का था कि इस व्यस्तता में उसे अपनी सास के पास बैठकर उन्हें सांत्वना देना या उनके आंसू पोंछने का समय नहीं मिल पाता था। सिंधु जी नहाकर बैठी हुई थी, बिखरे बाल उजड़ा भाल लिए। सिया कमरे में किसी काम से आई तो ठिठक कर उनके पांव रुक गए। अपनी सास को इस रूप में देखकर उसका हृदय द्रवित हो गया। सिंधु जी 60 वर्ष की थीं, किंतु 55 से ज़्यादा नहीं लगती थीं। सिया ने उन्हें बिना श्रृंगार किए कभी नहीं देखा था। वे हमेशा चटक रंगों की कलफ लगी प्रेस की हुई साड़ी पहनती थीं, लेकिन आज दीनहीन सी जान पड़ रही थी। वह झट से तेल की शीशी ले आई, सास के बालों में तेल डालकर उनकी चोटी कर दी। नानी सास पलंग पर बैठी यह देख रही थी, लेकिन कुछ बोली नहीं। लेकिन ये क्या, बड़ी ननद आते ही उस पर बरस पड़ी। भाभी, मम्मी की चोटी क्यों कर दी? 13 दिन तक साबुन नहीं लगाते हैं और ना ही कंघी करते हैं, पलंग पर सोते भी नहीं हैं, यही रिवाज है। तो सिया ने जवाब दिया, दीदी अब तो 10 दिन हो गए हैं, मम्मी के बाल उलझ गए थे इसलिए। नानी सास बीच में बोली, कोई बात नहीं, आजकल कोई नहीं मानता ये सब। तो ननद बोली, लोग क्या कहेंगे नानी? मम्मी को कम से कम 1.25 महीने तक तो समाज के नियम कायदे मानने ही चाहिए। भाभी को तो अक्ल नहीं है। मम्मी तू काहे नहीं बतलावत कि के ई सब ना करल जाई। सिया पढ़ी लिखी ननद के मुँह से ऐसी बातें सुनकर दंग रह गई। वह गुस्से में चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। आज 10वें की रस्म थी, ना ही दोनों बेटियों की कोई खबर थी और ना ही छोटी बहू की। सिया की नानी सास ने कहा, सबको फोन लगाकर बुला लो, आज कच्ची रसोई होगी, सबको दामाद जी के नाम का कौर डालना है। उसने फोन लगाया तो छोटी ननद बोली, भाभी बच्चे स्कूल गए हैं, वो आ जाएंगे तब देखूंगी। लेकिन वह नहीं आई। मंझली ने फ़ोन नहीं उठाया। छोटी देवरानी की माँ ने कहा कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, आज नहीं आ सकेगी। इसकी तरफ से आप ही ससुर जी के नाम का कौर निकाल देना। खैर 10वें की रस्म हो गई। अब 13वीं यानी ब्रह्म भोज का दिन आया। शास्त्रोनुसार गौदान करवाया गया और नाना प्रकार के व्यंजन बने ब्राह्मणों के लिए। सभी रिश्तेदार सगे संबंधी आए हुए थे। आज दोनों बेटियां और छोटी बहू भी थी। तीनों बार बार रोने का उपक्रम कर रही थी। मंझली बहू और सुमति कैसे पीछे रहती, वे भी दहाड़े मारकर रोने लगती। सिया शांत भाव से चुपचाप काम में लगी हुई थी। उसे अभी रोने की फुर्सत नहीं थी, लेकिन सिंधु जी जड़वत बैठी
पति की तेरहवीं की सारी रस्म निभा रही थी और बेटियों और बहुओं के क्रियाकलाप भी उनकी नज़र से छिपे नहीं थे। अंत में पगड़ी की रस्म हुई। अब श्रीवास्तव जी की पगड़ी विनय का सर पर बंध गई। अचानक उसे पिता की जिम्मेदारी का एहसास हो चला और आंखों से अश्रुधारा निकल पड़ी। शाम को लगभग सभी रिश्तेदार खा पीकर घर लौट गए थे। मंजली और छोटी ननद भी जा रही थी। फिर भंडारे में आकर सिया से बोली, भाभी गुलाब जामुन और मिठाई बची हो तो पैक कर दो। सिया ने सबको स्टील के डिब्बों में भरकर लड्डू गुलाब जामुन दे दिया। छोटी देवरानी दोपहर में ही अपने माँ के साथ वापस चली गई थी। सबके जाने के बाद सिंधु जी विचारों में खो गई थी। अंदर ही अंदर घुट रही थी। सोच रही थी, छोटी बहू को आए तो अभी 1 साल ही हुआ है, लेकिन मेरी अपनी बेटियां, उन्हें भी मेरी कोई परवाह नहीं है। हमने तो कभी बेटा बेटी में फर्क नहीं किया, सबको पढ़ाया लिखाया, इतना दान दहेज देकर शादी की, सबकी डिलीवरी में सेवा की। छोटी की जुड़वा बेटियां हुई तो कैसे संभालेगी दोनों को एक साथ। यही सोचकर 3 साल तक यहीं घर पर रहकर सेवा की। इनके पिताजी भी बेटियों और नाती नातिन को पर्व त्योहार पर कितना शगुन देते थे। मुसीबत में रुपये पैसे से तीनों दामादों की हमेशा मदद की। आखिर कहाँ कमी रह गई जो आज उनके जाते ही मेरी बेटियों ने मुझे पराया कर दिया। माँ के प्रति इतनी संवेदनहीनता। बड़ी बेटी को उन्होंने कुछ मंझली बहू से कहते सुना था कि भाभी, मम्मी के कपड़े साड़ी 1.25 महीने तक तुम लोग मत धोना, अब शगुन होता है। एक तो पति के जाने का दुख, उस पर बेटियों का बदलता व्यवहार। सिंधु जी अपनी बेटियों के व्यवहार से टूट चुकी थी। सोच सोचकर उनकी आंखों से आंसू बराबर उनके गालों पर लुढ़क जाते हैं और अपने आप को बहुत ही अकेला अनुभव कर रही थी। आज उनकी माँ और बहन भी सिया को सास का ध्यान रखने का बोलकर चली गई थी। कल बड़ी बेटी भी लौट जाएगी। शाम को बड़ी बेटी सुमति सिंधु जिनके पास आकर बोली, मम्मी तेरी अलमारी की चाबी देना जरा। उन्होंने चुपचाप चाबी दे दी। सिया अभी उनके कमरे की सफाई कर रही थी। तभी सुमति ने माँ की अलमारी खोली और छांटकर सारी नई साड़ियाँ जो अब तक पहनी नहीं गई थी निकाल ली। सिया ने पूछा, क्या कर रही हैं दीदी? कुछ नहीं सिया, मम्मी क्या करेगी अब इन साड़ियों का? वैसे भी साल भर तो अब कहीं जाना नहीं है माँ को। लेकिन दीदी, ये वाली साड़ी तो पिछले महीने मम्मी जी ने अपनी पसंद से मेरे साथ जाकर कितने चाव से खरीदी थी। इसे रहने दीजिए, अभी नहीं तो थोड़े दिन बाद पहन लेंगी। सुमति बोली, भाभी तुम्हें कोई साड़ी पसंद है तो तुम भी ले लो। अब वैसे भी अब मम्मी को इतनी भारी साड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। और हाँ, कल मैंने सबके सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप 1.25 महीने तक माँ को बिना नमक का ही खाना देना, यही रिवाज चलता है यहाँ। मेरे ससुर जी शांत हुए थे तो मेरी सास ने सारे नियम फॉलो किए थे। तभी सिया की मंझली देवरानी आ गई। बोली, दीदी कल मम्मी कितनी तेज आवाज़ में भैया को बुला रही थी, आप उनको समझाओ कि थोड़ा धीरे बोला करें, अच्छा नहीं लगता, लोग बातें बनाएंगे। सुमति बोली, हाँ मैं समझाऊंगी माँ को, ये सब अच्छा नहीं लगता, लोग क्या कहेंगे कि श्रीवास्तव जी की पत्नी और परिवार को उनकी मौत का कोई दुख नहीं है। सिया शुरू दिन से ही देख रही थी ये सब नाटक। उसके सब्र का बांध टूट गया, अब उससे रहा नहीं गया तो वह बोल पड़ी, दीदी भगवान ना करे, यदि पापा जी की जगह मम्मी जी को कुछ हो जाता तो क्या वो भी यह नियम कायदे करते? सिया तुम पागल हो गई हो क्या? समाज आदमियों को ये सब करने को नहीं कहता। दीदी मम्मी के कपड़े छूने से छूत लगती है, उनकी नई साड़ियों में छूत नहीं लगेगी आपको। सब लोग अच्छा खाना खाएंगे, मम्मी जी सब्जी में नमक भी नहीं खा सकती हैं, कैसे खाएंगे बिना नमक का रूखा सूखा भोजन? ससुर जी आप सबके भी तो पिता थे, तो फिर सब नियम कानून सासू जी पर ही क्यों लागू हों? किन लोगों की बात कर रही हैं आप लोग? और क्यों? दीदी पापा जी की उम्र 75 वर्ष थी
और अपने सारे फर्ज निभाकर अपना जीवन आपने मुताबिक जीकर गए हैं इस दुनिया से। अरे हम तो बहुएं हैं, लेकिन आप तो बेटी होकर भी मम्मी जी के दुख दर्द में उन्हें सांत्वना देने के बजाय क्या करें और क्या ना करें की सलाह दे रही हो। आपकी अपनी माँ से ज़्यादा दुनिया और रीत रिवाजों की पड़ी है। आप कब से लोगों का क्या कहेंगे सोचने लगी। लोग तो बाद में कहेंगे, आप तो अभी ही अपनी बातों से मम्मी जी का कलेजा छलनी कर दोगी। दीदी मैं आपसे कह देती हूँ, भगवान के लिए आप ऐसी कोई भी फिजूल बात मम्मी जी के सामने मत कहना। ये भूलिए मत कि ससुर जी दुनिया से गए हैं, सासू माँ अभी जिंदा हैं। भगवान के लिए उन्हें चैन से जीने दीजिए, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए। कहते कहते उसका गला रुंध गया, आंखों से आंसू बहने लगे। इधर किसी काम से आई सिंधु जी के पांव दरवाजे पर ही ठहर गए। उन्होंने सारा वार्तालाप सुन लिया था, शायद इसीलिए उनका माथा चकरा गया। लड़खड़ाते वहीं दरवाजे के सहारे बैठ गईं। सुमति झट से माँ के पास आकर कुछ कहने लगी। उसने क्या कहा वे नहीं सुन पाई। उनका मस्तिष्क सुन्न पड़ गया, हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे, पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। सिया घबराकर विनय और अपने देवर को बुलाई। विनय दौड़कर बीपी मशीन लेकर आया। बीपी 160 था। तुरंत टैबलेट दिया और माँ को पलंग पर लेटा दिया। उनकी आंख लग गई। थोड़ी देर बाद जब आंख खुली तो सिया चुपचाप उनके पैरों के पास बैठी थी। सिंधु जी ने धीरे से पुकारा, सिया, तो वह झट से उनके सर के पास आकर बैठ गई और सर पर हाथ फेरकर पूछा, अब कैसी तबीयत है मम्मी? सिंधु जी की फीकी मुस्कान के साथ बोली, अब तबीयत भी ठीक है बहू और दिमाग भी। सिया ने कहा, मैं आपके लिए कड़क चाय बना कर लाती हूँ, पीकर ताजगी महसूस करेंगी। तब तक सुमति आ गई और बोली, माँ अब कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ बेटी। माँ मेरी फ़्लाइट की टिकट कल की है, लेकिन अगर आप कहो तो मैं रुक जाती हूँ। नहीं बेटी, अब तो ये जीवन भर का रोना है, ये दुख मुझे अकेले ही भोगना है। तुम जाओ अपना घर संभालो, वरना लोग क्या कहेंगे कि सिंधु जी ने बहुओं के होते हुए भी सेवा टहल करने के लिए बेटी को जबरदस्ती रोक रखा है। तब तक सिया चाय लेकर आ गई। सबको चाय देकर वहीं बैठ गई। सिंधु जी बोली, बेटा तुम कुछ दिन और ऑफिस से छुट्टी लेकर रुक सकोगे मेरे पास? तुम्हारे रहने से मुझे हिम्मत रहेगी। क्यों नहीं मम्मी जी, मैंने पहले ही छुट्टी बढ़वा ली है। सुमति मुंह बिचकाकर दूसरे कमरे में चली गई। अगले दिन सुमति भी चली गई और मंझली बहू भी। सबके जाने के बाद सिया अपनी सास के पास जाकर बैठी तो सिंधु जी ने उसका हाथ पकड़कर बोला, धन्यवाद बहू जो तुम रुक गई। मेरी तो आस ही टूट गई थी। तुम्हारे रुकने से मुझे बहुत हिम्मत मिली है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं मम्मी जी? ये तो मेरा फर्ज है, इसमें धन्यवाद कैसा? क्या आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानती हैं? मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ। फिर ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? तुम मेरी बेटी नहीं हो बहू। अच्छा हुआ तुम मेरी बेटी नहीं हो। जो दुख मेरी बेटियाँ नहीं समझ पाईं वो तूने समझा। मुझे तुझे कितने ताने दिए, लेकिन ये संस्कार हैं जो तू आज भी अपनी सास की इतनी परवाह करती है। भाग्यशाली है तेरे माता पिता, तुझ जैसी बेटी पाई है। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा अविरल बह रही थी। सिया किसी बूढ़ी सयानी की तरह कभी अपनी सास के सर पर हाथ फेरती, कभी उनके आंसू पोंछती रहती। दोनों सास बहू एक दूसरे से गले मिलकर रोए जा रही थी। सिंधु जी को रिश्तों की परख हो गई थी। वहीं सिया का मन हल्का हो गया था कि वह अपनी सास का दुख बांट पाई। कुछ देर बाद जब भावनाओं का ज्वार थमा तो सिंधु जी ने कहा, बेटा मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो तू मेरी बेटी नहीं बहू है। सिया झट से सासू माँ के गले लग गई, लेकिन एक सवाल उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो यह था कि इतना प्यार देने वाले और मानने वाली माँ के प्रति अचानक तीनों बेटियों का रवैया कैसे बदल गया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और कहानी पर अपनी राय देने के लिए इसमें कमेंट करें। दोस्तों,
ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए, और या फिर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।